नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि AU LLM एंट्रेंस एग्जाम जो 13 जून को हुआ है उससे कितने क्वेश्चन थे जो MCQ टेस्ट सीरीज और वीडियोस से आए थे, जो कि मैंने सारे लेक्चर इस चैनल पर कराए थे। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट के कुछ लोग थे जो कि एग्जाम देने गए थे और मुझसे पता किया मैंने कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जिन्होंने बताया, तो उसके हिसाब से ही मैंने सारे क्वेश्चन जो है कंपाइल किए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हो इसमें जो कि एग्जाम में नहीं पूछे गए हों, और हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जो कि मैंने टेस्ट सीरीज में कराए थे लेकिन वो पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो जो भी है वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन जो थे वो मिले थे। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने टेस्ट सीरीज से उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नंबर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जैसे उसमें थे वैसे मैंने इसमें उठा लिए हैं, तो मैंने नंबरिंग नहीं की है, जैसे उसमें थे वैसे ही है सेम एकदम। तो पहले क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, विच प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है, संविधान का जो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेश किया गया। पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 16 क्लास 4B। ये जुड़ा था 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्वेश्चन जो था एग्जाम में वो एकदम इसका उल्टा था। उसमें ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 16 4B है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, आंसर तो उसका सेम ही होना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तो पूछा गया था एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखिए, इसमें पूछा है द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। ये क्वेश्चन शायद से ये मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था जीवंत विधि की अवधारणा किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए था क्या ऑस्टिन, इहरलिच, पाउंड एंड हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इहरलिच। ये भी जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है उसमें कराया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। निम्नलिखित में से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है। ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये जो है कि मैच द फॉलोइंग में पूछे गए थे, क्योंकि हिंदू लॉ क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन सारे मैच द फॉलोइंग में आए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 9 में था। ये भी जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन। औद्योगिक विवाद एक ऐसा विवाद है किसके बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट होता है, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच, और सी क्या है, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन तो था लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि डिस्प्यूट किसके बीच में नहीं होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, तो अगर ये तीनों आपको पता होता तो आप पक्का उसमें लगा सकते थे कि कौन सा नहीं आता है, क्योंकि इन तीनों के अलावा ही एक चौथा ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। उसके बाद क्या है, इंटरकास्ट मैरिज इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, इट वॉज लेड डाउन बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ। अंतरजातीय विवाह एक मूल अधिकार भी है, यह न्यायालय किस वाद में कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग में आया था। तो इसका क्या राइट आंसर है, इसका है ऑप्शन नंबर डी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। इस केस में बोला गया था इंटरकास्ट मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। ये भी जो है ये सीरीज नंबर जो 1 था उसका क्वेश्चन है, ये नहीं सॉरी, ये जो सीरीज नंबर 2 था उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो द फॉलोइंग पर्सन इज द ऑथर ऑफ बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, द कंसेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हार्ट। एक्चुअली हार्ट जो थे वो कंसेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक के जो है वो ऑथर थे। ठीक है, ये सीरीज नंबर 2 का क्वेश्चन था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था, द थियरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाई। सामाजिक एकता का सिद्धांत, इसको समेकता भी बोलते हैं, प्रतिपादित किसने किया था। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया था। ठीक है, और टेस्ट सीरीज नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूगिट ने इसको जो है प्रोपाउंड किया था। अब सारे क्वेश्चन देखने के बाद आप मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। ठीक है, इतने में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए थे, कितने नहीं कर पाए थे, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें क्या था, इसका हो जाएगा सेक्शन नंबर सी, जो सेक्शन 8 है इसमें बोला गया है ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 की धारा 2 में कौन सा व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और जो टेस्ट सीरीज नंबर मैंने
2 करवाया था उसका क्वेश्चन है ये। मैं इसलिए सीरीज बता रही हूँ ताकि अगर आपका मन हो तो आप खुद भी जा करके देख सकूं, ठीक है, कि मैंने ये कराया था कि नहीं कराया था। तो इसमें ऑप्शन ए था वफ, ऑप्शन बी था गार्जियनशिप, ऑप्शन सी था प्रीइम्पशन, ऑप्शन डी था मेंटेनेंस। तो इसमें से जो आंसर होगा इसका सही वो होगा प्रीइम्पशन, ठीक है। तो व्यक्तिगत विधि प्रीइम्पशन नहीं है। फिर एक केस था बेलामी वर्सेस सबाइन केस इज रिलेटेड विद डॉक्ट्रिन, ये केस भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये केस रिलेटेड है लिस्पेंडेंट से, लंबित वाद से, और ये भी सीरीज नंबर 2 का क्वेश्चन था। अब बीएनएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था सीरीज नंबर 2 में वही पूछा गया था। मॉब लिंचिंग का मैंने यहाँ पे तो ये पूछा था कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा है जो मॉब लिंचिंग को अपराध बनाती है। तो मैंने यहाँ पर तो इसका सेक्शन करवाया था, बट इसमें मैंने बताया था कि ये नई धारा है, ये नई जोड़ी गई है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा नया अपराध है जो बीएनएस में जुड़ा है। तो उससे आप बता सकते हैं सीधा कि मॉब लिंचिंग, ठीक है, मॉब लिंचिंग ही वहां पर लिखा हुआ था। और अगर हम इसका सही आंसर देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 103। और सेक्शन 103 में भी ये 103 के क्लॉज 2 में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हत्या बीएनएस 2023 में किस धारा में परिभाषित किया गया है मर्डर को, ठीक है। अब क्वेश्चन में मर्डर की परिभाषा नहीं पूछी गई थी, बल्कि ये कुछ ऐसे सेक्शन दे दिए गए थे और ये पूछा गया था कि कौन सा सेक्शन जो है वो मैच नहीं करता, ठीक है। तो उसमें मर्डर जो था उसका सेक्शन मैच नहीं कर रहा था। तो अगर आपको ये पता होता कि मर्डर किस सेक्शन में है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। तो इसका सही आंसर बता दूं मैं, इसका है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 101 में जो है मर्डर की परिभाषा है। अब वहां पे कुछ अलग जो है दिया हुआ था। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड जस्टिस इन 2 पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस, यानी कि न्याय को 2 भागों में किसने बांटा, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में किसने विभाजित किया था। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप ये क्वेश्चन इसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने जो न्याय को 2 भागों में विभाजित किया था, एक वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, Nature has placed man under the empire of pleasure and pain. It has been said by, ये क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में आया था कि प्रकृति ने मानव को सुख एवं, इसको बोलते हैं प्लीजर एंड पेन थ्योरी, ठीक है, सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। यह बात किसने बोली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने बोला था। ये बेंथम ने दिया था प्लीजर एंड पेन थ्योरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सेड दैट लॉज नॉर्मेटिव साइंस, किसने कहा कि विधि मानकों का विज्ञान है। नॉर्मेटिव साइंस की बात किसने कही थी, केल्सन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग में आया था। और ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज नंबर जो 3 करवाया था मैंने उसमें से है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने मतलब निर्देशित किया कि कौन सा बात मानसिक क्रूरता से संबंधित है, ठीक है, मेंटल क्रूरलिटी से रिलेटेड कौन सा केस है। तो एग्जाम में शायद सिर्फ क्रूरलिटी पूछा था, ठीक है। तो क्रूरलिटी हो या फिर मेंटल क्रूरलिटी हो, तो इसके लिए जो केस था वहां पे मैच द फॉलोइंग में शायद आया था। तो वहां पे दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस जो है ये था, ठीक है। इसको भी अगर आप सीरीज नंबर 3 में देखेंगे वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या उसके बाद ये पूछा गया है कि विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा वातकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय का प्रावधान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन जो 24 है वो मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइट की बात करता है कि जब तक वाद चल रहा है, ठीक है, तब तक जो भरण पोषण दिया जाता है उसकी बात की गई थी। और ये भी क्वेश्चन शायद मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट जो सीरीज नंबर था उसमें आपको 3 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पूछा था जो पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत यानी भागी पालन का सिद्धांत ये किस धारा में पूछा गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें राइट तो आंसर नहीं दिया गया पर मैंने बताया था वहां भी क्वेश्चन में, ये 53A होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 53A, ये जो है ये गलत हो गया है, ठीक है। तो 53A जो था इसका राइट आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई होप आप करके आए हों। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन था व्हाट डज क्लोजर मीन अंडर द एक्ट, ठीक है, जो लेबर लॉ था जिसमें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें पूछा गया था जो क्लोजर है उसका क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या था,
परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा सीरीज नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग में था। ये जो थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग है वो किसने दिया? सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रॉस्को पाउंड ने दिया था। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा सीरीज नंबर 4 में। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो फिर भी बता देती हूँ कि इसका नंबर होगा सेक्शन नंबर 8, हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या है, रसेल वर्सेस रसेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इन हिंदू लॉ, जो रसेल वर्सेस रसेल का केस है वो किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो ये भी संबंधित है क्रुएलिटी से। एक जो था दास्तानी वर्सेस दास्तानी और रसल बनाम रसल, ये दोनों ही किस क्रुएलिटी से रिलेटेड है और ये दोनों केस एग्जाम में पूछे गए थे। टेस्ट सीरीज नंबर जो 4 है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखिए, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में वर्णित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 13 जो क्लॉज बी है उसमें बताया गया है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर जो 4 है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, हो सकता है इसमें के जो सारे क्वेश्चन हैं वो नहीं मिल रहे होंगे, बट मैथ्स से फॉलोइंग में सारे इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल रहे थे, मैंने पहले ही बता दिया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं भी मिल रहे हो, बट अब मेमोरी बेस है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि हो सकता है ये पूछा गया रहा हो। तो अगर हम देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये था सेक्शन 9 में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, ए का हम कर लेते हैं पहले यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद मैरिज एज, इसकी बात इसमें की गई है सेक्शन 5 में, तो बी का क्या हो जाएगा 1। कस्टमरी डाइवोर्स, इसकी बात की गई है सेक्शन 29 क्लॉज 2 में, तो सी का हो जाएगा 2। उसके बाद डी का हो जाएगा 7 यानी कि 4, डी का 4 कितना हो जाएगा 3 1 2 4, किसमें है 3 1 2 4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी, और ये आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज नंबर 5 में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? ठीक है, अब इसमें पूछा गया है एक्शनेबल क्लेम के बारे में कि कौन सा एक्शनेबल क्लेम है, कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन सा, हो सकता है इसमें के सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे हो, बट जो मैंने तरीका बताया था उस हिसाब से आप शायद क्वेश्चन कर पाए होंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर एक्शनेबल क्लेम है वो, तो जिसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डेब्ट, अगर है वो एक्शनेबल क्लेम है जिसके लिए आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा वो होता है कि उसका जो अमाउंट होता है वो निश्चित होता है, तो एक्शनेबल क्लेम जो होता है उसका अमाउंट निश्चित होना चाहिए। अगर वो निश्चित नहीं है तो वो जो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। अब हम क्वेश्चन में देखिए आप पहले, मिसली प्रॉफिट जो है, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम ये पूछा इसमें है कि नहीं है। अब मिसली प्रॉफिट जो अंतकालीन लाभ है, अगर कोई किसी की जमीन से कुछ लाभ ले रहा है जो कि मिसली प्रॉफिट है, तो क्या उसमें हम जोड़ सकते हैं कितना लाभ हुआ? निश्चित अमाउंट नहीं है, ठीक है, ये सर्टेन नहीं है, तो पहला तो एकदम नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें क्लेम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ फॉर अनपेड डावर, अगर वो अनपेड डावर भले से ही है लेकिन डावर जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। दूसरी बात जो है एकदम सही है। तीसरा है अनसिक्योर्ड डेब्ट, डेब्ट अनसिक्योर्ड भले ही है लेकिन डेब्ट कितना है ये सर्टेन है, तो ये भी एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। और 4 है प्रॉफिट अंडर ए सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ, अगर सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अंदर कोई सेल अगर किया गया है तो उसके लिए जो प्रॉफिट होगा उसमें वो भी फिक्स होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा, लेकिन जो मिसली प्रॉफिट है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। तो सही कौन कौन सुमेलित है, 2 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्या कहते हैं, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस द टर्म जेंडर, ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था एग्जाम में। तो जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया है किस सेक्शन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 के क्लॉज 10 में शामिल किया गया है। ठीक है, और सीरीज नंबर जो 5 है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, पूछा गया ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इज अबाउट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, बट वहां शायद ये क्वेश्चन था कि जो इंजूरियस साइन डैमनम है उससे रिलेटेड कौन कौन से केस हैं, तो कई केस दिए हुए थे, उसमें एक ये केस भी था, तो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, तो मैंने यहाँ पे करवाया था कि ये केस रिलेटेड है
डैमनम साइन इंजूरिया से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगर ये केस डैमनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड है, इसका मतलब आपको पता चल जाता कि इंजूरिया साइन डैमनम का केस नहीं है, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले आई हूँ मैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब एमसीक्यू सीरीज से जो क्वेश्चन आए थे उसकी बात खत्म करते हैं। अब जो मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे उसकी बात करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ का जो 2 पार्ट में पढ़ा था, जो पार्ट फर्स्ट था उसमें से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में से पैक्टा संट सर्वेंडा, ये क्वेश्चन आई थिंक शायद पूछा था। ठीक है, मुझे जिन लोगों ने बताया शायद से, तो ये क्वेश्चन था शायद उसमें। ठीक है, तो अग्रीमेंट्स मस्ट बी कीप्ड, इसका मतलब था कि सभी समझौते और संधियों को निभाए जाने चाहिए। तो ये बात भी मैंने पढ़ाई थी और आया भी था। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, कुछ उसमें क्वेश्चन थे जिसमें कि मोनिज्म थ्योरी एंड डुअलिज्म थ्योरी, इसकी बात भी की गई थी। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बट उसमें इन्वॉल्व थी ये चीजें। ठीक है, तो अगर आपकी इनकी थ्योरी पता होती, इसका कॉन्सेप्ट पता होता, तो आप वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आप कर सकते थे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था। तीसरी बात, एक और क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है ये क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन में आया था, उसमें कई ऑप्शन दिए थे, उसमें से ये एक ऑप्शन जरूर रहा होगा कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है, जो मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका जो सोर्स है वो आईसीजे की जो आर्टिकल 38 है उसमें दिया हुआ है, सोर्स में। और सोर्स में जो है प्राइमरी सोर्स थे और सेकेंडरी सोर्स थे। तो जो प्राइमरी सोर्स था उसमें ट्रीटीज था, कस्टम था, फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ था। ठीक है, तो ये आईसीजे का जो सोर्स है, सॉरी, जो आईसीजे में जो सोर्स दिया हुआ है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें से ये जो 3rd नंबर पे था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो उसी का एक कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो क्वेश्चन में जो था राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मतलब क्या है, तो उसका जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, आप इसका ही यही सही आंसर होता। ठीक है, और क्या क्वेश्चन और क्या ऑप्शन थे वो पता नहीं, बट इसका ऑप्शन यही होता कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से लगा सकते थे। नेक्स्ट क्या है, जनरल असेंबली से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है, उससे ये पूछा गया था कि जो वोटिंग उसमें पूछी गई थी कैसे होती है। तो वोटिंग का मुझे नहीं पता कि उसमें क्या पूछा था, बजट के मामले में था या साधारण मामले में था, लेकिन अगर बजट के मामले में होता वहां पर पूछा गया होता तो 2/3 की वहां बहुमत होती है, और अगर साधारण मामले हैं वहां साधारण बहुमत होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना था। नेक्स्ट हम केसेस देखते हैं कि कौन कौन से केसेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे जब मैंने क्वेश्चन जो कराए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें पहला ही केस था फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहला केस था एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1994 सुप्रीम कोर्ट 1918, ये केस मैंने करवाया था। अब इसे इसे 2 चीजें हैं, एक ये था, एक और मैं दिखा देती हूँ, एक ये था। ठीक है, पहले में मतलब क्या बोला था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, भारतीय संविधान संघात्मक है। एक और बात की गई थी कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत विशेषता है। अब दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आई थिंक रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद यही रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, यही बात पूछी गई थी कि किस केस में बोली गई थी। ये क्वेश्चन आप समझिए, वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 10th शेड्यूल है माइनस पैरा 7 उसमें से रिमेन्स वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ये किस केस में बोला गया था कि 10वीं अनुसूची से पैरा 7 को हटाने पर भी शेष हिस्सा वैध और संविधान सम्मत बना रहता है। तो इसमें ये केस आया था, उसमें ऑप्शन में था ये कियोतो होलोहन का केस। ठीक है, तो ये बोला गया था कियोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू एआईआर 1993 के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये कुछ ऐसे केसेस थे जिसको कि आपको ईयर वाइज अरेंज करना था। तो अगर मैंने ये केस यहाँ पे पढ़ाया था, अगर आपने इसका ईयर याद किया होगा तो आप जरूर इसको मैच कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसकी बात इसमें क्या बोला गया था ये समझिए इंपॉर्टेंट था, सिर्फ इसको ईयर वाइज अरेंज करने की बात की गई थी। तो 1978 का था। अब कैसे वहां पे क्या क्वेश्चन था मुझे सभी तो पता नहीं चल पाया, तो जितना पता चल पाया है सिर्फ मैं उसी की बेस पे बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट, ये शायद मैच द फॉलोइंग में आया था। ठीक है, तो इसके बाद में ठीक है ये बात की गई थी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में था ये, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड है ये केस। ठीक है, उसके बाद AK गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1950 सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन भी जो है ये ईयर वाइज जो अरेंज करना था उसमें ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 1950 का था। नेक्स्ट का था MH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एआईआर 1978 सुप्रीम कोर्ट, ये मैच द फॉलोइंग में आया था। और
उसमें इसको मैच करना था कि किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड था राइट टू फ्री लीगल एड से, ठीक है, इसी के रिलेटेड था। तो इतने क्वेश्चन हम कर लिए, अब पता नहीं कितने क्वेश्चन थे, लेकिन जितने भी थे हमने सब मिला लिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हों और कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने इसमें करा दिए हो जो नहीं पूछे गए हों। तो जैसा भी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें से सही किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।